वेलकम बैक। देश के अलग अलग राज्यों में कुदरत का प्रहार लगातार जारी है। गुजरात और महाराष्ट्र में तो सैलाब पहले से ही चुनौती बना हुआ था। अब पश्चिम बंगाल पर आसमानी आफत का कहर टूटा है। राज्य के आसनसोल जिले में इस मौसम की वजह से सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में मची उथल पुथल ने आसनसोल में ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ बर्बादी का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा है। जमुरिया विधानसभा क्षेत्र की रानीबाती पंचायत में सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को अपने घर की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि बीते 24 घंटे में आसनसोल में 345 मिलीमीटर बारिश हुई है। आसनसोल में हुई इस जबरदस्त बारिश ने 1978 में आई बाढ़ की तस्वीरों को ताजा कर दिया। आलम यह हो चुका है कि इलाके के कई घर सैलाब में समा चुके हैं, जिस वजह से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गईं। ये तो एक कुदरती आफत है। चारों तरफ पानी लबरेज है, हर लोग बेहाल हैं। खास मैं अपने जुबान से जो कह रहा हूँ, आज मेरा भी घर उसी हाल में, उसी कटघरे में है। लेकिन यहाँ का कुदरती आफत तो है ही है, वो अपनी जगह पे हर लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हो या जिम्मेदार अफसरान हो, जो भी हो, है जब गैप मिलता है कि रेल पार में ऐसा घटना आए दिन होता है, लेकिन अलग से कोई मैप बना करके इसके लिए कोई जगह नहीं बनाया जाता है। आसनसोल से ही आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। बाढ़ के इस भयावह मंजर ने त्रिपुरा इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। घर की छतों तक पहुंच चुके पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि इलाके के तमाम लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ गया। इतना ही नहीं, सैलाब की वजह से हाईवे भी डूब चुका है, जिस वजह से सवारियों की आवाजाही पर खासा असर पड़ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा कल्ला पुल और उसके आसपास के इलाके में हुई तबाही को देखकर भी लगाया जा सकता है। महज 6 महीने पहले बनकर तैयार हुआ यह पुल बारिश के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका और चंद घंटों के भीतर ही इसकी ये हालत हो गई। आसनसोल में हालात किस कदर खराब है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि वहाँ पर 150 से ज्यादा शिविर लगाए गए हैं, जहाँ 13,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है लोगों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने की, इसीलिए एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही सेना को भी उतार दिया गया है। उधर पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटल में डीवीसी और दुर्गापुर बैराज से छोड़े गए पानी का असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सैलाब की प्रचंड लहरों ने इमारतों की नींव को खोखला कर दिया है, जिस वजह से कई मकान सैलाब में समा चुके हैं। दक्षिण बंगाल में हुई जबरदस्त बारिश ने दुर्गापुर बैराज को पूरी तरह से भर दिया। यही वजह है कि एक बार फिर बांध से 2,14,900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से हावड़ा, हुगली और बर्दवान जैसे इलाके सैलाब की जद में आ गए। दिन रात यहाँ के आबादी वाले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सितंबर बीत चुका है, अक्टूबर की तारीख लग चुकी है, लेकिन मौसम ने जिस तरह से करवट ली है वो अपने आप में हर किसी को हैरान कर रहा है। क्योंकि मॉनसून की शुरुआत में जिन राज्यों में औसत से बेहद कम बारिश हुई, अब उन राज्यों में प्रचंड सैलाब के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में एक जाने माने सिख हकीम की उनके ही क्लिनिक में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार भी हो गए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं और वहां इमरान खान की हुकूमत कानों में तेल डालकर इसे अनसुना करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले जुल्म सितम और इमरान खान के निजाम की पूरी हकीकत बयां करने के लिए सामने आई है ये तस्वीर। ये सरदार सतनाम सिंह की तस्वीर है, जिन्हें पेशावर में आतंकियों ने गोली से उड़ा दिया, और वो भी इनके क्लिनिक में घुसकर। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या होता है। जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी बहू बेटियों को उठाकर जबरन निकाह करा देना, ये तो आम बात है ही। लेकिन अब पाकिस्तान में सिख समुदाय के साथ कट्टरपंथी कहर डाले हैं। जिस तरह नामी हकीम सतनाम सिंह को उनके क्लिनिक में घुसकर गोली से उड़ा दिया, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ही अब उनकी रक्षा करना नहीं चाहती। गुरुवार को पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक जाने माने सिख हकीम की गोली मारकर हत्या कर दी।
सिख समुदाय की जानी मानी हस्ती सरदार सतनाम सिंह पेशावर के चरसद्दा रोड पर क्लिनिक चलाते थे। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय हकीम सरदार सतनाम सिंह शाम के वक्त अपने क्लिनिक पर थे, तभी हथियारबंद हमलावर उनके केबिन में घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बकौल पुलिस सरदार सतनाम सिंह को 4 गोलियां लगी। हालांकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने खबर दी है कि सरदार सतनाम सिंह को घायल अवस्था में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी के लेडी रीडिंग अस्पताल में ले जाया गया, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस बीच हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। कल पाकिस्तान में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली दहशत वाली घटना सामने आई जब सरदार सतनाम सिंह जी हकीम, जिनको पेशावर में 4 गोलियां मारकर जिनका कत्लेआम कर दिया गया, लेकिन उससे भी बड़ी आज जो बहुत बड़ी खतरे की घंटी या मिनॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना, जब उसकी जिम्मेवारी ISKP जो कि एक दहशतगर्द संस्था है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जिसने अफगानिस्तान काबुल के एयरपोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट करके कई अमेरिकन को उड़ाया था, उसने इसकी जिम्मेवारी ली। इसकी जिम्मेवारी लेने से पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के अंदर बहुत बड़ी दहशत है। 20 साल से पेशावर में रह रहे सतनाम सिंह एक दिन पहले ही हासन अब्दाल से वापस पेशावर पहुंचे थे। पेशावर में करीब 15,000 सिख रहते हैं, जिनमें अधिकतर कारोबार करते हैं और कुछ फार्मेसी चलाते हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट का खुरासान गुट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। हिंदुओं, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को सरेआम गोली मारने की घटनाएं पाकिस्तान में अब आम हो चुकी हैं। पेशावर में हुई सिख हकीम की हत्या न तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुई कोई पहली वारदात है और न ही संभावना आखिरी है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान में किसी भी सूरत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार बड़े बड़े मंचों से अल्पसंख्यक हितों के दावे करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक बार फिर भारत पर बड़े हमले करने और भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए गहरी साजिश रची है। नाम रखा है ऑपरेशन ब्लैकआउट। इस साजिश के तहत एक सॉफ्टवेयर के जरिए एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक करके एयर कनेक्टिविटी को तोड़ना और पावर ग्रिड को फेल करने का प्लान है। इतना ही नहीं, चीन से मिले ड्रोन के जरिए वो भारत की सरहद के पार हथियार भेजने का मंसूबा भी पाले हुए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. I'm sure the expo will go a long way in further building our deep and historical relations with UAE and with Dubai. Let me begin by conveying greetings on behalf of government and people of India to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and ruler of Abu Dhabi. I would also like to convey hearty congratulations to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister and Vice President of UAE and the ruler of Dubai. Let me also express my best wishes to my brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi. He has been instrumental in the progress we have achieved in our strategic partnership. I look forward to continuing our work for the progress and prosperity of both our countries. Friends, the main theme of Expo 2020 is connecting minds, creating the future. The spirit of this theme is also seen in India's efforts as we move ahead to create a new India. I would also like to congratulate the government of UAE for organizing the Expo 2020 in a splendid way.
This expo is also testimony to the resilience of mankind against the once-in-a-century pandemic. Friends, the theme of India's pavilion is openness, opportunity, and growth. Today's India is one of the most open countries in the world. Open to learning, open to perspectives, open to innovation, open to investment. That is why I invite you to come and invest in our nation. Today, India is a land of opportunities. Be it in the field of arts or commerce, industry or academia, there is opportunity to discover, opportunity to partner, opportunity to progress. Come to India and explore these opportunities. India also offers you maximum growth. Growth in scale, growth in ambition, growth in results. Come to India and be a part of our growth story. Friends, India is famous for its vibrancy and diversity. We have different cultures, languages, cuisines, forms of art, music and dance. This diversity is reflected in our pavilion. Similarly, India is a powerhouse of talent. Our country is making many advances in the world of technology, research and innovation. Our economic growth is powered by a combination of legacy industries and startups. India's pavilion will showcase the best of India across these multiple areas. It will also showcase investment opportunities in multiple sectors like health, textiles, infrastructure, services, and more. Over the last 7 years, the government of India has undertaken several reforms to boost economic growth. We will keep doing more to continue this trend. Friends, as India celebrates 75 years of independence in the form of Amrit Mahotsav, we invite everyone to visit the India Pavilion and capitalize on the opportunities in the resurgent new India. Let us make the world a much better place to live with. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास. Thank you very much. दुबई एक्सपो पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है और साथ ही भारत में कितने ज्यादा प्रगति के बड़े अवसर हैं इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही भारत विविधता के लिए प्रसिद्ध है और पवेलियन में सांस्कृतिक झलक भारत के वहां पर नजर आएगी। भारत दुनिया का अग्रणी देश है। साथ ही दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री का यह वीडियो संदेश जारी किया गया है। भारत का पवेलियन दुनिया के सबसे बड़े पवेलियन में शामिल है और इसके साथ ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साझा हित है। इस वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है। दुबई एक्सपो ऐतिहासिक है, ये प्रधानमंत्री ने इस संदेश में कहा है। साथ ही दुबई एक्सपो को ऐतिहासिक बताते हुए बहुत सारी संभावनाएं भारत में हैं, जिसमें उन्होंने निवेश के लिए भारत में न्योता दिया है। भारत में प्रगति के बड़े अवसर हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। भारत विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही उन्होंने यूएई और भारत के संबंधों में किस तरह साझा हित हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत दुनिया का अग्रणी देश है। कई आर्थिक सुधार
किए गए हैं और भी आने वाले समय में होंगे। विश्व को और बेहतर बनाना है, इसलिए इन दोनों ही मुल्कों को साझा हित के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। इसका संदेश प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दिया जब दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए उद्घाटन किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर भारत पर बड़े हमले करने और भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए एक गहरी साजिश रची है। नाम रखा है ऑपरेशन ब्लैकआउट। इस साजिश के तहत एक सॉफ्टवेयर के जरिए एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक करके एयर कनेक्टिविटी को तोड़ना और पावर ग्रिड को फेल करने का प्लान है। इतना ही नहीं, चीन से मिले ड्रोन के जरिए वो भारत की सरहद के पार हथियार भेजने का मंसूबा भी पाले हुए है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दिया है ताकि इस साजिश को भी नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मेड इन चाइना ड्रोन के बलबूते एक बार फिर गहरी साजिश रची है। इस बार आईएसआई ने कश्मीर घाटी को धमाकों की गूंज से थर्राने का खतरनाक प्लान बनाया है। पाकिस्तान की सेना के जनरल बाजवा के इशारे पर आईएसआई ने लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर घाटी की शांत फिजाओं में बम, गोली और बारूद का जहर घोलने के साथ साथ एक साजिश रची है। और अपनी इस साजिश के लिए पाकिस्तान ने जरिया बनाया है मेड इन चाइना ड्रोन को। जिस प्रकार से अभी हमने 3 दिन पहले बाबर को पकड़ा और मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, पाकिस्तान कैंप्स की खबर है, तो ये जो चीज है ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान कश्मीर में जो अमन है उसको गड़बड़ करना चाहता है, उसमें गड़बड़ी करना चाहता है। इसी साल जून के महीने में पाकिस्तान ने चीन के बने ड्रोन की मदद से जम्मू के एयरपोर्ट पर हमला करने की नाकाम साजिश रची थी, जिसमें वो पूरी तरह नाकामयाब रहे। एक पुरानी कहावत है कि पाकिस्तान की सेना मार खाने के बाद वहां से भागकर फिर पलटकर जरूर आती है। इसी तर्ज पर एक बार फिर आईएसआई ने भारत के एयरपोर्ट को अपने निशाने पर लेने की साजिश रची है। भारत के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे प्रमुख निशानों में से एक है। सूत्रों से पता चला है कि नई साजिश के तहत आतंकी हवाई अड्डों को निशाना बनाकर एयर कनेक्टिविटी को बाधित करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा हैकिंग सॉफ्टवेयर भी तैयार करवाया गया है, जिसे पेन ड्राइव की मदद से कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं, क्योंकि आईएसआई ने ब्लैकआउट की साजिश रची है। बिजली आपूर्ति को बाधित करने की साजिश का जिक्र भी इस खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। इस साजिश में आईएसआई ने कश्मीरी नौजवानों को शामिल किया है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को शक न हो। पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकियों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वेयरहाउस, टेक्सटाइल कंपनियों को निशाना बनाने के लिए भी तैयार किया गया है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके जरिए वो भारत के भीतर एयरपोर्ट और पावर ग्रिड सहित कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के कंप्यूटर में घुस सके, उनको हैक कर सके और उसके बाद उनको नष्ट कर सके। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बस यही जानकारी हाथ लगी है कि ये पेन ड्राइव में आसानी से किसी भी जगह पर ले जाई जा सकती है। आईएसआई के इस नए साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मिलिटेंट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो इस तरह का सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकें। दूसरा, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत इक्विपमेंट चाहिए। यह मुझे ऐसे लगता है ये जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि मिलिटेंट्स के पास ऐसे ऐसे हथियार आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे भारत की एयर को भी रोका जा सकता है। ये ज्यादातर प्रोपेगेंडा लग रहा है। अलग अलग जांच एजेंसियों और खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के युवाओं को भटकाकर उन्हें आतंकी बनाने में भी पाकिस्तानी एजेंसी का बड़ा हाथ है। आईएसआई ऐसे लड़ाकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रही है, जिससे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाया जा सके। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भीड़ भाड़ वाले बड़े पुल भी खास निशाने पर हो सकते हैं। काफी बड़े बड़े त्योहार हैं, दशहरा है, नवरात्रि है, फिर दिवाली नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है। ऐसे में ये संभव है कि पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादी भारत के अन्य इलाकों में भी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, धार्मिक स्थल है, मार्केट इलाका है, मॉल है या कुछ बड़े प्रतिष्ठान है, वहां पर हमला करके गड़बड़ी करने की कोशिश करें। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने अब चीन के बने ड्रोन से हथियारों की स्मगलिंग का नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई
ड्रोन के जरिए एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पार घात लगाए बैठे आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की खतरनाक साजिश रच रही है। तो ये खबरें हैं कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर हथियार और एम्यूनिशन ड्रॉप करेंगे, जिससे जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर लेकर फिर मिलिटेंट्स को सप्लाई करेंगे या मिलिटेंट्स को डायरेक्ट मिल जाएंगे। पता चला है कि आतंक की नई साजिश के लिए कई सारे ड्रोन तैयार किए गए हैं और ये ड्रोन पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकियों को मुहैया कराए जा रहे हैं। इन्हीं ड्रोन के जरिए आईएसआई के शह पर लश्कर और जैश इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से पार कराकर हथियार और गोला बारूद भारतीय सीमा में दाखिल कराना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश ड्रोन के जरिए रची गई थी, जो कि नाकाम हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान इस तरीके की साजिश के साथ सामने आ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस के जवान भी आईएसआई के रडार पर हैं, जिनके जरिए वो भारत में दंगे भड़काने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दिया है। साथ ही एटीसी समेत एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी विभाग कर्मियों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि इस साजिश को भी नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी है। संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुंबई में वन विभाग का ऑपरेशन तेंदुआ कामयाब हो गया। वन विभाग एक तेंदुए को पकड़ने में सफल रही। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में जो पिंजरे लगाए थे, उनमें से एक पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। लेकिन मुंबई से तेंदुए का आतंक अब भी आजाद घूम रहा है, क्योंकि इस तेंदुए के पकड़े जाने से पहले एक और नौजवान पर तेंदुए के हमले की खबर सामने आ गई। ये पिंजरा बोरीवली नेशनल पार्क से सटे आरे कॉलोनी के पास जंगलों में लगाया गया था। इस केज को जंगलों के बीचों बीच रखा गया है और पूरे जो केज यानी जो पिंजरा है उसे आस-पास में झाड़ियों से पूरी तरह से ढक दिया गया है। अगर मैं कैमरा नमी से बोलूंगा कि पूरे जो केज है उसे आस-पास झाड़ियों से रख दिया गया है। देखिए, बाहर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये केज है या पिंजरा है। ये इसलिए रखा गया है ताकि अगर लेपर्ड या तेंदुआ यहाँ आसपास आता है तो उसको ये बिल्कुल भी भनक न लगे कि ये लोहे का पिंजरा है और वो फंस सकता है। इसलिए सब कुछ नेचुरल करने के लिए यहाँ पर ये पूरा पिंजरे को बनाया गया है। जानवरों को ये पिंजरा दिख न सके, इसलिए इसे झाड़ और पत्तों से छुपा भी दिया गया था और पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया गया था। एक बार करके दिखाइए आप। ये देखिए, ये वन विभाग के अधिकारी डेमो कर रहे हैं लाइव और वन विभाग के अधिकारी अंदर गए हैं। ये देखिए, मैं अंदर से बोलूंगा, अगर जब तक वो पैडल जो होता है जो उस पर अगर प्रेस नहीं करेंगे ये दरवाजा बंद नहीं होगा। सपोज अगर उसके ऊपर हाथ रखेंगे, अभी देखिएगा आप कुछ देर में, इस पे पंजा या फिर कोई भारी भरकम डाला और उसके बाद ये गेट बंद हो जाएगा। ये देखिए, उस पर प्रेशर डाला और ये दरवाजा बंद हो गया। और आखिरकार ये तरकीब काम कर गई और पिंजरे में एक तेंदुआ आकर फंस गया। यहाँ वन विभाग के हाथ ये बड़ी कामयाबी भी लगी। लेकिन इस कामयाबी की खुशी उस वक्त काफूर हो गई जब उसी आरे कॉलोनी में एक तेंदुए के हमले की एक और खबर सामने आई। तेंदुए के इस हमले में एक 19 साल का नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गया। 1 महीने के भीतर तेंदुए का ये 7वां हमला है। वन विभाग का जंगल में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने का पैतरा काम कर गया। पिंजरे में तेंदुआ फंस भी गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो तेंदुआ पिंजरे में फंसा है, क्या वो वही तेंदुआ है जो लोगों पर हमला कर रहा है? अगर वो वही तेंदुआ निकलता है तो वन विभाग और उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए काफी राहत की बात होगी। लेकिन अगर वो तेंदुआ नहीं निकलता है तो पूरे इलाके में और भी ज्यादा दहशत फैल सकती है। इससे पहले मुंबई के गोरेगांव इलाके के आरे कॉलोनी में तेंदुए ने एक 19 साल के लड़के पर और एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला पर तेंदुए के हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हुई। वो तेंदुआ मम्मी के ऊपर अटैक किया और मम्मी ने उसे फाइट किया तो मम्मी खड़ी हुई तो मम्मी के ऊपर जंप किया तेंदुआ और मम्मी भी गिरी और तेंदुआ भी गिर गया। और फिर उसके आनन फानन में मम्मी के हाथ में स्टिक मिल गई और वो स्टिक से मम्मी ने उस तेंदुआ के हेड के ऊपर अटैक किया। तो तेंदुआ छोड़ के 2 फीट दूर पे जाके फिर भी वो घात लगा के वो फाइट के चक्कर में था तब। लेकिन और इसी के साथ ही आज शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए अब 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।